अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दहक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए जब स्टूडियो में मौजूद हैं तो हम अगर गुज़श्ता एक निगाह डालते हैं तो उसकी ताराना निगाह में हमें नज़र आता है कि मुल्क में इस वक्त जो है वो बजट के ऐलान के बाद 1 जुलाई से बजट का निफाज हो चुका है। तकरीबन थोड़ी सी चीज़ों की रद्दबदल के बाद तकरीबन बजट वही है जो हमारे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में पेश किया था। अब सवाल है कि 1 जुलाई के नफाज के साथ ही तकरीबन आप ये समझें कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पर 0.5% एडवांस इनकम टैक्स आयद किया, जिसपे कि वो हड़ताल पे जा रहे हैं कल सुबह से। फ्लोरमल एसोसिएशन ने एहतजाज शुरू कर दिया है कि जनाब गंदुम पे, मैदे पे और दीगर चीज़ों पे जो आपने टर्नओवर टैक्स आयद किया है उसकी वजह से चीज़ें महंगी होंगी। इसी तरह हमने देखा कि कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ टेक्सटाइल मिल्स हैं, कुछ दुकानदार हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने छांटी करने के लिए जो है बाकायदा तौर पे नोटिस भी जारी कर दिए। अब बात यह है कि आईएमएफ की दबाव के तहत या आईएमएफ से डिक्टेशन के तहत 6 से 7 अरब डॉलर के लिए हमने पूरी कौम को जो है वो पैनिक में मुब्तला कर दिया है। वापडा के दफ्तर पे हमले हो रहे हैं, के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, मुल्क में अनारकी फैली हुई है और इस अनारकी में यकीनी तौर पर मईशत कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। अगर हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि इस अनारकी के जरिए या आवाम पर जबरदस्ती टैक्स को आयद करके चीज़ों को महंगा करके हम मईशत को सुधार लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा ख्वाब है जिसे देखा जाए और जिसकी कोई सच्चाई साबित हो। अब बात वो है कि हमारे ताजिर और सनतकार मुआशरतदान जो कि मईशत को ठीक करने के जिम्मेदार हैं वो भी इस पर तकलीद कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुल्लम खुल्ला कौमी असम्बली में इस बात का इंदिया दिया कि ये आईएमएफ का बजट है और आईएमएफ की वजह से हमने ये तमाम चीज़ें जो इस पर टैक्सेस आयद किए हैं। अब जब आईएमएफ के टैक्सेस आयद किए हैं तो वो कैसे ख़त्म होंगे? मेरा अपना ज़ाती राय है तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो उस वक्त तक जब तक कि मुल्क के अंदर कोई खाना जंगी ना शुरू हो जाए। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर हल्का हल्का लोगों में लावा पकड़ा है और लोग जो हैं अब वो आहिस्ता आहिस्ता सड़कों की जानिब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। और हमारे ताजिर और सनतकार कहते हैं कि मुल्क में तिजारत को बंद करना पड़ेगा, मईशत को का जो बिसात है उसे लपेटना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल कुछ पॉजिटिव उम्मीद भी हैं। हम देखते हैं कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या क्या चीज़ें हैं। आज इसी मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में मेहमानों को तलब किया है और ये मेहमान हमारे स्टूडियो पे आज इसके जो जीनत बने हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं आज रऊफ इब्राहिम साहब। रऊफ इब्राहिम साहब को यकीनी तौर पर आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि बड़ा ही बोल्ड बोलते हैं और लगी लपटी बिना वो उस तमाम चीज़ों को बताते हैं। कुछ लोगों को बुरी भी लगती है लेकिन उनकी बात में काफ़ी सच्चाई भी होती है। ये हैं जनाब सदर हैं ये ऑल कराची होलसेलर्स ग्रोजर्स एसोसिएशन के। थैंक यू रऊफ इब्राहिम साहब। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब अकरम राना साहब। अकरम राना साहब के वेरियस कारोबार है जिनमें टेक्सटाइल भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, तो वो एक अच्छा कारोबार कर रहे हैं, अच्छी जगह से वो उनके तमाम चीज़ें चल रही थी। लेकिन बात वही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे भी जो है वो टैक्सेस आयद किए गए हैं। इसके बाद टेक्सटाइल सनत जो पाकिस्तान में कहते हैं कि जनाब 11 से 12 अरब डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल देती है, अब उस टेक्सटाइल की सनत का क्या सूरत हाल होगी, इस हवाले से हम जनाब अकरम राना से बात करेंगे। अकरम राना साहब जो है ये वाइस चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। इसके अलावा ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो रियल्टर्स की सब कमेटी है उसके भी वाइस चेयरमैन है। थैंक यू अकरम राना साहब। मेरे तीसरे मेहमान जन्मा हाजी मोहम्मद शरीफ मेमन साहब। शरीफ मेमन को सबसे पहले तो मैं हज की मुबारकबाद दूंगा कि सर आपने हज किया और बहुत खुशी हुई हमें। तो हाजी शरीफ मेमन साहब भी काफ़ी दिनों के बाद तशरीफ लाए, लेकिन वो भी काफ़ी से ज़्यादा हमें परेशान और बहुत ज़्यादा पैनिक ज़्यादा नजर आते हैं। उनके अपनी जो इम्पोर्ट वगैरह है उस पर क्या सूरत हाल होगी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हाजी शरीफ मेमन साहब हैं चेयरमैन हैं बोल्टन मार्केट ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के। हाजी शरीफ मेमन साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले रऊफ इब्राहिम साहब की तरफ चलूँ। रऊफ इब्राहिम साहब, 1 जुलाई को टैक्सेस आयद हो गए। आपका मैंने कल एक व्लॉग देखा, उसमें आपने कहा कि तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, दालें इतनी की हो गई, चावल इतनी की हो गई, फलां इतनी की हो गई, फलां इतनी की हो गई। तो क्या जो पुराना स्टॉक था दुकानदारों के पास, तो उन दुकानदारों ने पुराने स्टॉक पे भी नए रेट लगा दिए? देखें, जब पेट्रोल
पुराने रेट पे हो और नया रेट आएगा तो वो पुराने वाले के वसूली तो होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पुराने रेट पे बेचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कारोबार का हिस्सा है, नफा नुकसान, टैक्सेस भी नफा नुकसान हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन एक बात आप समझ लें कि दालों में अभी इंटरनेशनल मार्केटें बढ़ी हैं। हमारा जो बाइंग सबसे ज्यादा करता है इंडिया करता है। 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है और हमारी 25 करोड़ की आबादी है। इसमें बांग्लादेश भी लेता है, श्रीलंका भी लेता है। लेकिन आप ये देखें कि इंटरनेशनल मार्केट से लेता है। हाँ, इतने रेट हाई हो गए हैं कि काला चना के रेट देखें, आप मसूर के रेट देखें, आप कोई भी आइटम उठाएंगे माशाल्लाह तो बेहिसाब रेट बढ़ा हुआ है, जिसमें एक एक चीज को आप मद्देनजर रखें। और दूसरा मैं आपको ये बात बताऊं कि डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलर होता है। आज तक किसी ने मैकेनिज्म नहीं बनाया, प्राइस कंट्रोल वालों ने काम नहीं किया, कमिश्नर ने नहीं किया, डीसीज ने किसी ने काम नहीं किया। लम्हा फिक्रिया ये है कि ये दाल जो 520 की है, माश की दाल, वो 650 की बिकती है। 100 रुपए किलो फर्क में ये कोई इधर इसको अमल ही नहीं करवाता। मतलब नाजायज बेच रहा है, नाजायज बिक रहा है। और इसमें रिटेलर को सहूलत दी जाती है, कमिश्नर हो, डीसीज हो, एसीज हो, सब उनको सहूलतें दी जाती हैं। जाहिर सी बात है वो कैसे? कि उनका सिस्टम बना हुआ होता है, ये सिस्टम का हिस्सा है। और मैं ये चाहता हूं कि अब इस कौम के लिए सोचें, ये ना सोचें अब कि हमने क्या नहीं करना है। हमने करना सब है। देखें इनकी मरातें, इनकी सैलरियां और जी हुजूरी करनी। अब ताजिर बिरादरी भी जाती है इनके पास, कमिश्नर के पास, डीसीज के पास, तो उनकी क्या रोब होता है कि भाई सलाम अलैकुम और बड़े यूं हाथ जोड़ के बात करते हैं, हत्ता कि वो हमारे एम्प्लॉइज हैं। हम लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसकी दाद रस्सी है ही कोई नहीं। आप हसन रिजवी के आने के बाद देख लें कि कहीं इकदाम हुए हैं? हसन नकवी साहब नहीं हुए। नहीं, मेरे ख्याल है कि हसन नकवी के आने के बाद से दूध के रेट तय हुए, आपके ग्रोसरी के आइटम की लिस्टें आई। मेरी बात सुने, लिस्ट आने से क्या होगा? अमल दरामद कौन कराता है, मुझे बताएं। नहीं तो अमल दरामद जब आता है तो आप लोग हड़ताल कर देते हो। ऐसे थोड़ी होता है हड़ताल, कैसे कर देंगे हड़ताल? आप ये बताएं, अभी ये रेट बढ़ गए हैं एकदम, अभी ये लिस्ट अनाउंस करनी चाहिए थी आपको। नहीं, मुझे एक बात बताएं, होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की जो है वो ये कि आप भी अपनी लिस्ट शाया करते होंगे। जी बिल्कुल करते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी लिस्ट है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने जो लिस्टें मतलब कि जारी की हैं तकरीबन महीना भर पहले, तो उसमें इसमें तो महीना नहीं, उसको हो गए 1.5-2 महीने हो गए। 1.5-2 महीने हो गए। अब बात ये है कि मुझे ये बता दीजिए ना कि अभी तो 1 जुलाई को जो आपके पास टैक्सेस नाफिज हुए, टैक्सेस जो नाफिज हुए कितने हुए, किस किस पे हुए? ये आप देखें, कोई भी चीज ले लेंगे ग्रोसरीज की, चाहे आप आटा ले लें, चावल ले लें, दालें ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें, मिल्क, दूध, जो पाउडर का या पैकिंग वाला मटेरियल, सारा जितने भी आइटम पैकिंग वाले मटेरियल जाके रिटेलर पे जाके पहुंचेगा। फिर उस पे पहले इनडायरेक्ट टैक्स और फिर डायरेक्ट टैक्स वहां लगेगा। यानी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। दवाइयों का रॉ मटेरियल, उसके रेट बढ़ा दिए गए, टैक्सेस लगा दिए गए। यहां आपको सहूलत देनी थी दवाइयों में, गरीबों के लिए, मिडिल आदमियों के लिए कुछ सोचना था। आप मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वफाकी या सूबाई, मुझे आप बताएं उनकी मरातें बढ़ा दी गई 25%। जितनी मरातें वो लेंगे। निजी इदारों में, मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी 35% वो कट जाती है। 37,000 तक का दी ना। वो देखें आप, उसमें 35% कटता है। और दूसरा आप देखें 35% टैक्स कटता है। टैक्स कटता है, वो तो है यार। देखें ना, आप पहले बात सुने, और इसके बाद मजीद टैक्स उसके ऊपर आ गया कि कोई चीज लेगा तो जाहिर सी बात है फिर 18% पेमेंट करनी है। कहां से भरेगा भाई मेरे? पेट्रोल का कहां से होगा? बिजली का बिल आप 5 रुपए कुछ यूनिट बढ़ाए, अब मजीद की बढ़ने की, आप मजीद बढ़ने की आप देखें। अगर ये पेट्रोल लेवी देख रहे हैं, 70 रुपए लेवी बढ़ेगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है 9 रुपए का। अरे 70 रुपए तो हुई, उस पर 5% जो उन्होंने 0.5% जो एडवांस इनकम टैक्स आयद कर दिया, उसकी वजह से तो कल से वो सुबह हड़ताल कर रहे हैं। देखें आप, वॉल्यूम कितना होता है पेट्रोलियम आइटम का, कितने लाखों करोड़ों लीटर में लीटर होता है भाई। बिल्कुल। तो वो समी खान साहब है मेरा ख्याल है, सदर है। समी खान साहब वो मेरे पड़ोसी भी रह चुके हैं और मैंने उनसे खुद बात की थी आज। अच्छा, मैंने भी उनसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सारे इस्लामाबाद बैठे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन बहरहाल अब अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं
सेस बढ़ गया, बिजली की कीमतें बढ़ गई, तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कहाँ जाएंगे। देखिए, कोई आदमी राशन ग्रोसरी नहीं दे सकता सिवाय आटे के, कोई आइटम नहीं नहीं तो दे आटे वालों का भी आज आ गया ना, और पाकिस्तान अरे फ्लोर में यार, जो आप ये बात तो गंदुम पे भी तो टैक्स लग गया। मेरी बात तो सुन लें आप। हाँ। गंदुम बेसिक आइटम है ना जी। एसेंशियल आइटम है ना। हाँ। एसेंशियल आइटम को छेड़ना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो। जी। सबसे ज्यादा इफेक्ट उधर डाला गया है। आपका एक्सपोर्ट चाहे राइस का, जिसका 1% फिक्स था, उसके ऊपर 1.5% और लगा दिया गया, और 20% इंटरेस्ट रेट है आजकल। तो मुझे बताएं, एक्सपोर्टर 2% से ज्यादा काम ही नहीं, नफे पे काम ही नहीं कर सकता। इससे ऊपर तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बैठ जाएगी। 4 अरब डॉलर के करीब चावल का एक्सपोर्ट हुआ, रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद भी ये आलम है कि आप रेमिडेंस आएगा, हमारा पैसा आएगा डॉलर में आएगा, उसको भी आपने इंडस्ट्री को बिठा दिया। जितनी गारमेंट इंडस्ट्री फारिग कर रहे हैं, जितने आपके ये जो होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, उनके यहाँ तनख्वाह देने को पैसे नहीं है आजकल। इतनी तो रोजगार ही नहीं है भाई। 1 जुलाई से लोगों में आपने हमने तो खबरें दी, नास टेक्सटाइल मिल है, उसने 1 महीने की एडवांस दिए, और कह लगा भाई 31 जुलाई आखिरी, आप 1500 आदमी थे। इसके अलावा बहुत सारे ऑफिस ने 50 बंदे, 25 बंदे, 26 बंदे, 100 बंदे निकालने शुरू। बिलाल भाई, एक बात सुन लें कि कभी भी गवर्नमेंट लेवल पे आप सूबाई या कोई तनख्वाहें बढ़ाते हैं, आप मुझे बताएं, ये तालीमी इदारे सिंध के या पंजाब के, डीएमसी, केएमसी, जितने भी इदारे हैं, मुझे आप बताएं, सब सोए रहते हैं या तनख्वाह बस साइन करते हैं? तालीमी इदारा में घोड़े गंदे बंधे हुए हैं, बिल्कुल। और 80% तो ऐसे ही लेते हैं तनख्वाहें, उसके ऊपर और मजीद मराते हैं। निजी इदारों में क्या होता है कि आपके पास 10 स्टाफ है, आप उसको देखेंगे कि यार ये काम वक्त पे नहीं कर रहा है, तो आप उसको फारिग करेंगे ना। यहां तो क्राइटेरिया रखा ही कोई नहीं है, बस बेलगाम कर दो आप सरकारी मुलाजमीन को खासतौर पे। चले, अब रऊफ साहब की बातें जो है वो काफी खरी है और बहुत सही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में हर साल 15 से 20% का इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन वो तो फायदे में रहते हैं, लेकिन निजी इदारों में जो है वो उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं बढ़ती। बहरहाल अकरम साहब, आपका टेक्सटाइल, पहले हम टेक्सटाइल पे आ जाते हैं, फिर आप कंस्ट्रक्शन ही बता दीजिएगा, आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? हमारी तरफ बहुत बुरा हाल है। आप मार्केटों का विजिट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। जिस दुकानदार के पास 5 मुलाजिम थे, आज वो 1 या 2 मुलाजिम से काम चला रहा है, और वो भी इसलिए चला रहा है कि वो उसके बहुत पुराने लोग हैं, उनको निकालना उसकी मजबूरी। हमारी हुकूमत जो है ये एक ही चीज सोचते हैं कि जो सरकारी मुलाजिम है वो मुलाजिम है, हाँ, और जो बाकी मुलाजिम है वो मुलाजिम नहीं। आप ये बताएं कि जो मीडिया में ये काम कर रहे हैं, ये बच्चा कैमरामैन है, आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या आप सरकार से तनख्वाह तो नहीं लेते? जब किसी का कारोबार ही नहीं रहेगा, तो वहां जब कारोबार नहीं है तो लोग मतलब है कि तनख्वाहें कहां से देंगे? हकीकत यही है कि जो बिजली का रोना है सबसे बड़ा है। जो छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा के बैठा है, जिस छोटी सी छोटी फैक्ट्री का बिल 1,00,000 1.5 लाख रुपए आता था, आज वो 10-10 लाख पे पहुंचा हुआ है। तो छोटी इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, मतलब बड़ी इंडस्ट्री का तो वैसे ही बुरा हाल हो गया है। यही हाल दुकानों का है। आप दुकानों पे चले जाएं, लोग घर के बिल अदा नहीं कर पाते, घर का बिल अदा करते हैं तो दुकान का बिल अदा नहीं होता। अच्छा, सेल है नहीं है, मार्केटों में कस्टमर ही नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं रही। रऊफ साहब बैठे हैं, ये माशाल्लाह अनाज का काम करते हैं। जो बुनियादी जो हालात हो गए हैं, आज आप बताएं कि देखें, जो बंदा 50,000 रुपए की सैलरी लेता है, वो अपना घर का बजट बना के दिखा दे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कोई और चीज खरीदेगा। हमारी आइटम जो है वो तो है, मतलब सबसे पहले तो पेट है, उसके बाद मतलब है कि पहले पेट है, उसके बाद तन पे कोई कपड़ा लगाएगा। जब पेट के अंदर खाने ही नहीं है, बच्चों को खुराक नहीं मिल रही, बच्चे दूध को बिलख रहे हैं, एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं, और प्राइवेट स्कूलों का हाल के, प्राइवेट स्कूलों का देख लो क्या हाल है। उनकी फीसें जो है, अभी ये छुट्टियां आ गई हैं, वो अपनी फीसें पूरी ले रहे हैं, लोग बिलबिला रहे हैं, लोग बेचारे मतलब है कि प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो क्या करें, समझ ही नहीं आ रही कि लोग करें क्या। इनको जो असल काम करने थे वो नहीं किए इन्होंने।
इन्होंने जो मरात मतलब है कि जो देनी थी इशराफिया को, जो मरात दी हुई है, इनका काम था पहले वो बंद कर, वो तो बंद नहीं की इन्होंने तो जो लोग टैक्स दे रहे थे बेचारे उन्हीं को रगड़ा दे दिया मजीद। और जो जिन लोगों को नया टैक्स नेट में लाना था और वो उस काबिल ही नहीं रहे, जब कारोबार ही नहीं है तो कहां से देंगे? मेरे पे छोटी दुकान है वो, ये फिक्स टैक्स में तो लिया है ना सर, फिक्स टैक्स में लें या मैं कह रहा हूं, इसमें आप लोग एग्री हो या नहीं एग्री हो? सर मैं कह रहा हूं कि ये जो बात करते हैं ना कि ना एग्री होने वाली बात ही कोई नहीं है। ये कब से ये चीजें चल रही हैं, फिक्स टैक्स लगा दो, टैक्स लगा दो, छोटे ताजरों पे लगा दो, और फिर एंड में ये क्या होता है जी, ताजर माफिया, ताजर चोर, ताजर टैक्स नहीं देना चाहते। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। और ये बिल इस तरह नहीं है, ताजर टैक्स नहीं देना चाहता। इनको चाहिए था कि जो काम पहले से करने के थे इसको आप मतलब है कि तरीके से आप काम करते 2-3% पे लेके आते और उसके बाद जो है आप बढ़ाते बढ़ाते आज बेशक आप 20% पे आ जाते। ठीक है, आप एकदम लाके हथौड़ा मारेंगे, पहले कारोबार नहीं है, उसके बाद आपने इतनी परसेंटेज बढ़ा दी, फिर आपने कह दिया जी जो बंदा जो है यहाँ पे फाइलर नहीं होगा हम उसकी सिम बंद कर देंगे। एक और बात भी है कि जो फाइलर के लिए भी है कि अगर जो फाइलर वक्त पे अगर वो फाइल नहीं करेगा तो उस पे भी उन्होंने 6% उन्होंने लगा दिया, उसके ऊपर भी 6% लगा दिया है। यहाँ इन्होंने यकीन करें कि खुदा की कसम लोग इतना परेशान है। आप माशाल्लाह बाजारों में कैमरे लेके घूमते हैं, आप कभी मार्केटों में आए मैं तो गया, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने तो गया, लोग चूंकि कैमरा जाता है जी, मेरी मजबूरी है कि मैं वो गलत अल्फाज नशर नहीं कर सकता। जी जी जी, उनकी गुफ्तगू में तकरीबन 90% तो गालियां होती हैं, बहुत परेशान लोग हैं, गालियां होती हैं। बात आपकी सर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो बात आप कर रहे हैं कि 90% गालियां होती, मैं कहता हूं जितनी कौम तंग है गाली भी मुहज्जब हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग गिरेबानों पे आ जाए। मौजे की बात, सिविक प्रॉब्लम अलग है, पानी नहीं है जी, जनाब आली के जरा कचरों का मसला आ गया, सड़कें टूटी हुई हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा इस वक्त जो हो रहा है बिजली के साथ साथ पानी का क्राइसिस है। अब पानी यानी कि आप क्या समझ रहे हैं, ये बात मैं रऊफ साहब से पूछूंगा कि क्या बताऊं, एक मिनट यार भाई कि इनसे पहले पूछ लूं मैं कि क्या IMF कोई खूनी इनकलाब चाहता है? सर IMF को एक विलन बना के हमारे यहाँ पेश किया जाता है। हर हुकूमत ने IMF को विलन बना के पेश किया है कि IMF ने मतलब है कि IMF का बजट है। जब इन्होंने मतलब है कि आवाम के ऊपर ये बोझ डालना होता है IMF को विलन बना के पेश करते हैं। IMF ने ये कहा है कि गरीबों को मार दो, IMF ने तो बहुत सारी चीजें कही हैं, उस पर भी तो अमल करो। नहीं ऐसा नहीं है। सैलरीड पर्सन पे टैक्सेस में इजाफे पे IMF ने कहा था सर, ये कहा था टैक्सेस में IMF ने ये भी तो कहा, IMF ये भी कह रही है कि बिजली के बिल बढ़े 5 रुपए, कहते हैं मजीद बढ़ाओ अगस्त तक 5 रुपए। सर ये बढ़ाओ, ठीक है बढ़ा लो, मगर जो मरात हैं IMF तो ये भी कहता है कि इशराफिया की मरात भी तो खत्म करो। आप मरात को क्यों नहीं खत्म करते? ये 10 खरब रुपया मतलब है कि मरात में जा रहा है, ये किस्मत में जा रहा है भाई। ये गरीब आवाम कहां से देगी? ये 10 खरब किसके ऊपर बोझ डाल रहे हो? बता दे, किसी मतलब ब्यूरोक्रेट्स को, किसी को बिजली का बिल आता है, कोई पेट्रोल अपनी पैसों से डलवाता है, किसी ने गाड़ी अपनी खरीद रखी है। यार सारा बोझ जो है वो इस गरीब आवाम पे डालोगे तो जो 25-30 हजार रुपया तनख्वाह ले रहा है उसकी आप सिम बंद कर रहे हो। यार वो तो साइकिल नहीं खरीद सकता, उसको कहते हो आप फाइलर हो जाओ। कमाल है। ये जो आप कह रहे हैं कि IMF को कर्जदार हमने किया इन अशरफिया ने, जो एलिट क्लास ने, जितने IPPs के मुआहदे हुए थे के इलेक्ट्रिक या उनसे कैप्टिव पावर प्लांट, वो उन चहीते इंडस्ट्रियों के लिए बनाए गए हैं जिनका बहुत कम यूनिट है और हमारे को गैस सप्लाई नहीं की जाती। वही चहीते इंडस्ट्री, वही तो चहीते हैं, वही लीडर आप लोगों के वही लीडर हैं ये वही जो जुबैर मोती वाले साहब हैं। मैं तो नाम लेके नाम ना लें, किसी का नाम ना लें। बात ये होती है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री शेफ अहमद साहब, आप इम्पोर्टर भी हैं, वो आप इम्पोर्टर भी हैं माशाल्लाह, मतलब कि अच्छा कारोबार करते हैं। क्या सूरत हाल है? अंधेर नगरी चौपट राज है, ठीक है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस हुकूमत को तो ये कह देना चाहिए कि अब ये बादशाह हुकूमत है। आजूद और माजूद की जो कौम हम पे मुसल्लत कही गई है, फॉर्म 47 की मत में जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, पहले तो इस कौम को यहाँ पे बादशाह डिक्लेयर कर देना चाहिए, असेंबली खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि देखें हर जगह पे स्टेक होल्डर्स को आप जब बुलाते हैं तो उसकी इज्जत होती है। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने देने वाला कौन होता है?
आपका स्टेक होल्डर्स होता है, आपका ताजिर होता है, आपका बिजनेसमैन होता है। आप यहाँ पे किसी की उसकी सुन रहे नहीं सुन रहे, आपने उनके ऊपर फैसले थोपने। देखिए पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी पॉलिसी लाई जाती है, जब तक आप अपने स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे नहीं, उसके साथ बात नहीं करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें उल्ट हो रही हैं। आप लोग जाके मुज़ाकरात तो किया आप लोगों ने? सर हम जब भी जाके मिलते हैं तो अपने मसले के लिए मिलते हैं, हम जाके इसलिए थोड़ी ना मिलते हैं, हम पे जो फैसले मुसल्लत हो जाते हैं उसकी रिक्वेस्ट करने के लिए जाके मिलते हैं। हम उनके खिलाफ, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम जब जाते हैं उनके पास तो हम उनको जाके ये नहीं कह सकते कि यार आपने हम पे फैसला मुसल्लत कर दिया। हमको तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ताकि वो हमारा वो भी काम करवा दे, हमारा वो काम ना बिगड़ जाए। सर इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज हो गया है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ, अब हमें ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे बादशाह हुकूमत अनाउंस कर देनी चाहिए, कह देना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बादशाह हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बड़े बादशाह हैं। इसी तरीके से ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और फैसले हम पे थोपते जाएं। देखें आप के इलेक्ट्रिक को ये कह रहे हैं, के इलेक्ट्रिक का ऐसा हुआ है वैसा हुआ, आप देखें 8 किस्म के टैक्स हम भर रहे हैं के इलेक्ट्रिक, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें, एक सिगरेट का पैकेट जो है वो स्मोकिंग जो बंदा करता है 600 रुपए का लेता है, 400 रुपए टैक्स है। हम 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं उसके ऊपर 150 रुपए टैक्स देते हैं। खाने का तेल है हम वो लेते हैं 600 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, उसके ऊपर 150 रुपए 200 रुपए के दरमियान हम टैक्स देते हैं। चलते फिरते हम टैक्स देते हैं, इसके बावजूद भी हम चोर हैं, टैक्स चोर है। चीनी भी देते हैं हम, दालों पे देते हैं, दालों पे देते हैं, टैक्स चोर है। हाँ। आप ये देखें कमिश्नर साहब जाते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं कराची के, ये एक दस्तूर बन चुका है, दूध के ऊपर जो प्राइस है वो 20 रुपए बढ़ जाते हैं। नया कमिश्नर आ जाता है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, 20 रुपए बढ़ जाते हैं। वो मजबूरी थी सर। देखें इस टाइम पे देखो जब तक सिस्टम पे आप काम नहीं करेंगे ना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दूध वाले हो, गोश्त वाले हो, मुर्गी वाले हो, चावल वाले हो, दाल वाले हो, ये दे आर ऑल ताजिर, दे आर ऑल। सर मैं आपको एक चीज बता, लेकिन जो जहां पर जरूरत है आपको उनका साथ देना चाहिए। सर 400 रुपए किलो टमाटर बिका है बकराईत में, ये कहाँ की इंसानियत है? सर ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई भी तो है, लेकिन सर अब आप मुझे बताओ हम अपने प्राइस कंट्रोल इदारा किस काम? हाँ, हम अपने सालन में टमाटर क्यों डालते हैं, हम दही क्यों नहीं डालते? कंट्रोल करने का इदारा किस काम का है? आप मुझे ये सजेशन बताते जाएंगे, वैसे बहुत सजेशन है, हम पाकिस्तान भी छोड़ सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं? जिनके पास वसाइल है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन लोग मोहब्बत में रह भी रहे हैं, कुछ लोग हम रह रहे हैं मोहब्बत के अंदर। रऊफ साहब भी जा रहे हैं, सब रऊफ साहब जा रहे हैं, लेकिन हम तो मोहब्बत में रह रहे हैं। हम फेस कर रहे हैं, हम लोगों को आगे भी फेस करेंगे। वाशिंगटन डीसी में जोड़िया बाजार खोल रहे हैं हम। जी हाँ, तो क्या सर देखें, मैं एक चीज बात आपके यहाँ क्लियर कर दूं कि जब तक स्टेक होल्डर्स को बिठाकर आप फैसले नहीं करेंगे, हमारे पास हैं आइडियाज हैं। आप हर सेक्टर में जाएं, हर सेक्टर के अंदर आपको बेहतर से बेहतर आइडिया मिलेंगे। ग्रोसरी में आपको मिलेगा, इंडस्ट्री में मिलेगा, टेक्सटाइल में मिलेगा, आपको टॉयज में मिलेगा, हर इंडस्ट्री के अंदर आपको अलग अलग आइडियाज मिलेंगे। आप उनके स्टेक होल्डर्स से बात तो करें। आपने जस्ट एक डमी डेमो के लिए आप मीडिया पे चला देते हैं, हमने मुआहिदा करा है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी। कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? और वो अपनी मर्जी के आए हुए चंद सेलेक्टेड लोग होते हैं, उनको बिठाकर बस प्रेस रिलीज करवा देते हैं, हाँ ये हो गया, ये फैसला हम पे थोप दिया गया। सर ये बादशाह हुकूमत है, हम इस वक्त गुलाम बन चुके हैं। चाहे हम वो IMF के गुलाम हो, चाहे हम वो अमेरिका के गुलाम हो, चाहे वो हम इस पाकिस्तानी हुकूमत के गुलाम हो। चले अब तो 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो गया सारी चीजें, अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? सर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला एहतजाज था। अच्छा। रीगल चौक के ऊपर रोजगार बचाओ तहरीक, जिसने पिछले साल भी काम किया था, इस साल भी हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, हमने काफी अचीवमेंट हासिल की थी पिछले साल भी। आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेप उठाया था, आप देख रहे हैं कि ब्लैक मार्केट के अंदर 360 रुपए का डॉलर पहुंच गया था, आज वो डॉलर 270 रुपए पे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे स्टे कर रहा है, 5-10 रुपए आगे पीछे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तहरीक दोबारा से स्टार्ट की है। अब हम उससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज हमारा पहला प्रोटेस्ट हुआ है, जमात इस्लामी ने इसमें हमारा भरपूर साथ दिया है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से दूसरी सियासी पार्टियों को भी दावत देता हूं कि वो भी आए हमारे साथ, क्योंकि ये एक आपका और हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तानी कौम का मसला है, हर बंदे का मसला है। इस वक्त आप ये देखें कि हाँ, अगर हम अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे, और निकलेंगे तो मसला हल होगा। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो उससे मसला हल होने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमने मसला हल किया और इंशाल्लाह ताला अब भी पूरी उम्मीद है 6 तारीख को हमारा फिर से एक एहतजाज है लियाकताबाद में, तो इंशाल्लाह हमें वहां से भी पूरी उम्मीद है हम कि इंशाल्लाह ताला उसमें कुछ ना कुछ
जिद्दोजहद होगी। रऊफ भाई को दिया आपने दावत उसमें शरीक होने के लिए? सर हमने ये किसी एक पैसिफिक ताजिर तंजीम का नहीं है, ये ऑल ओवर तमाम सियासी पार्टी और तमाम सियासी लोगों का और तमाम ताजिर और मेरे ख्याल में कमेटी का ऐलान भी भी है। कर दिया। मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना है और इस ब्रेक के बाद दोबारा जब हाजिर होंगे तो रऊफ इब्राहिम साहब बड़ा जब्त करके बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें करनी है उन्होंने, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़े में जाने से कबल मैंने कहा था आपसे कि ये वो लावा है जो इस स्टूडियो में बैठ के ऑन कैमरा बहुत ही महज़ब अल्फाज में लोग बात कर रहे हैं, चाहे रऊफ साहब हों, चाहे अकरम राना हो, चाहे वो शरीफ मेमन साहब हों। बात वही है कि ये महज़ब अल्फाज जो है ये हमारी उस जज्बात को तर्जुमानी जो है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम तालीम याफ्ता कौम है, लेकिन ये तालीम याफ्ता कौम कब तक जो है वो इस तरह पिसती रहेगी? मेरे ख्याल में रऊफ इब्राहिम साहब कुछ कहना चाहते हैं। रऊफ साहब ये बात बताइए, ये सब कुछ हो गया, कराची के अवाम पिस रहे ताजरी या पूरे पाकिस्तान के? मैं आपको बताऊं, देखें जितना टैक्स रेवेन्यू कराची देता है वो बिल्कुल 65% 70% हो चुका है। अब ये जब FBR, जब पहले भी बातें हुई थी कि जो टैक्स नहीं भरता है वो बड़े बड़े जमींदार ज़रात पे टैक्स नहीं लगाया, बड़ी बड़ी दुकानें जो पंजाब में, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मुझे आप ये बता दें सिंध के इंटीरियर सिंध में वो क्यों टैक्स नहीं देते और सारा मलबा कराची पे क्यों है, उनको टैक्स में क्यों नहीं लाते? ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। पंजाब पे क्या सूरत हाल है? कोई टैक्स नहीं देना है, जिसने जो देना है वही देना है, अस्सी तुसी है, कोई मसला नहीं है। तो कराची के ताजिर बुज़दिल हैं, बुज़दिल बिल्कुल कमजोर हैं। आज ताजिर तंजीमें कुछ काम नहीं कर रही हैं। जब आप देखें ताजिर तंजीमों का सरबराही चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन है, मुझे आप बता दें वो आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? बिजली के लिए, पानी, जब आप यकीन माने पानी का बूंद नहीं, 8-8 घंटे लाइट नहीं है और बच्चे बिल बिला रहे हैं, 1500 अमवात हुई हैं, यानी ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो बच्चों को, औरतें जो मर गई हैं वो अलग हैं। लेकिन ये खौफ नहीं आता कि ये कितना बड़ा ये तूफान आ रहा है। आपको ये भी अंदाजा होगा कि ये 3 महीने 2 महीने के बिल अब नहीं भरे जाएंगे और मजबूरन रोड पे सोना पड़ेगा, टेंट लगेंगे। ये यकीनी बात है कि कोई भी 50,000 में नहीं पूरा कर सकता और सैलरी नॉर्मल 30-35 हजार रुपए निजी इदारों में क्या है सैलरी? यहाँ कैमरामैन की सैलरी 25,000 28,000 रुपए। दूसरी बात पूछें हमारे यहाँ, चले मीडिया में तो फिर भी इतना नहीं, उससे ज्यादा ही है, लेकिन कैमरामैन का और मैं यहाँ मेंशन करूँ पेट्रोल पंप कभी गया ना, पेट्रोल भरवाते हैं ना, पेट्रोल भरवाते हैं, जो पेट्रोल भर रहा है ना उसकी तनख्वाह पूछिए 9,000, गार्ड की तनख्वाह पूछिए 12,000, जो पेट्रोल भर रहा है। गार्ड की तनख्वाह पूछिए कितने घंटे, 20-25 हजार मिल जाते हैं उसको। नहीं भाई 18,000 रुपए चल रही है। आप पेट्रोल पंप जो भर रहा है ना पेट्रोल, मैंने पूछा ना उससे, 8,000, 9,000, 11,000 ये तनख्वाह उनकी। जी बोले सर। देखें ये अब अफोर्ड नहीं कर सकेगी, ये पब्लिक अवाम है। ये आप लोग 20 लाख 25 लाख ऐसे लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं और इसमें एलीट क्लास तकरीबन 20,000 25,000 लोग हैं, इंडस्ट्रियल बड़े बिजनेसमैन, ये वो एलीट क्लास हैं, वो इस मुल्क पे चला रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि IMF को कर्जदार किसने किया? हमने किया नहीं। IMF को कर्जदार, अरे हम IMF के मकरूज हैं। और ये बात आप समझें कि मैंने कहा हमने कर दिया जितनी क्लासें हुई हैं ये, चाहे सियासतदान हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, सब ने फायदा उठाया। आपने कीनिया की सूरत हाल सुनी कि कीनिया में लोगों ने बगावत कर दी, पार्लियामेंट हाउस जला दिया? ये तो आप क्या आपने देख लिया ना। मैं आपको बात बताऊं कि ये अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल आए, लेकिन ये मजबूरी पे जाना है। देखें कोई आदमी स्कूल की फीसें नहीं भर सकता। 2 कपड़े हैं लेडीज के पास, जेंट्स के पास, तो एक सुखाते हैं एक धोते हैं। अब मुझे बताएं कि वो लेडीज की भी जरूरतें हैं, वो बच्चों की भी जरूरतें हैं, उनका खुश दूध भी चाहिए, छोटे नौमालूद बच्चे हैं। अच्छा, उनके ऊपर जब आप देखें कि 270 रुपए का जब लीटर हुआ करता था और डब्बे का दूध वो 390 रुपए हो गया। आप तो ये अंदाजा लगा लें कि ये दूध की सूरत हाल जो अभी मैं सुन रहा हूँ, ये टेट्रा पैक दूध जो पैकिंग दूध है, ये नेचुरली इस पे टैक्सेस लगते हैं। और दूसरी बात ये कि ये खुला हुआ दूध जो है आ रहा है, इस पे तो 220 रुपए में बिक रहा है, लेकिन उस पे भी सुना मैंने कि
उन पे भी टैक्सेस का इतनी भरमार हो गई है कि अब दूध की प्रोडक्शन कम हो गई है। बिल्कुल। 6 बजे के बाद शहर में दूध नहीं मिल रहा होता है। नहीं भाई, कल भी नहीं था, आज भी नहीं, यही हाल आज थी। यही हाल था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दूध की आप बात कर रहे हैं, जब ये खुले दूध पे दबाव आएगा, और जाहिर सी बात है हर चीज पे तो उन्होंने कह दिया रेट बढ़ाने के, कह दिया रेट बढ़ाने का है। जी अकरम भाई, मैं एक बात बताएं मुझे, मैं रऊफ भाई से बात की, मैंने आपसे भी बात कर रहा हूँ एज ए शॉप ताजिर के, मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। मैंने महसूस किया कि दुकानदार भी महंगाई में मुलव्वस हैं कि 5 रुपए हुकूमत बढ़ाती है, दुकानदार 50 रुपए बढ़ा देता है अपनी तरफ से। नहीं, मैं Are you agree? नहीं, बिल्कुल नहीं एग्री। उसकी एक चीज ये है कि देखें, दुकानदार, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जो दुकानदार अपने खर्चे पूरे करने के लिए नुकसान पे भी बेचता है और अपनी रोलिंग चलाने के लिए नुकसान पे भी बेच रहा है। सर, और मैं ये आपको बिल्कुल कपड़े की बात ना करें जी, आप कपड़े की दुकान की बात ना करें। आप ये जो अभी बात कर रहे थे, टेट्रापैक दूध की बात कर रहे थे, साबुन है, सर्फ है, इसके अलावा जो भी और दीगर चीजें हैं, आप यकीन कीजिए कि 10 दिन में अगर एक साबुन आपके घर पे खत्म होता है, 10 दिन के बाद जब वो खरीदारी के लिए जाएंगे तो उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। अच्छा, दुकानदार से पूछो कि भाई ऐसा क्यों है, क्या लगा भाई वो उन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए। देखिए जी, मैं कोई साबुन की फैक्ट्री का मैन्युफैक्चर नहीं हूँ, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बन रही है वो किसी ना किसी फैक्ट्री में बन रही है, बगैर बिजली के तो नहीं कोई चीज तैयार हो रही। जब हुकूमत हर महीने, मतलब है कि बिजली के बिल बढ़ाए जा रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रही है, इन चीजों के रेट बढ़ाए जा रही है, तो वो कॉस्ट जो है हर चीज की बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो लोगों के ऊपर फर्क तो पड़ेगा इस चीज का। मतलब आप समझते हैं कि उनका कसूर नहीं है? नहीं, ये कसूर नहीं है। और दूसरा ये है कि ये सेल एंड मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है उसका फर्क है। आज जो है सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो मैं नहीं समझता, डिमांड अगर कम है तो चीजों को रेट कम क्यों नहीं हो रहा है? तो सर जी, कॉस्ट तो ज्यादा है ना, कॉस्ट भी तो चेक करो ना उसकी। जो फैक्ट्री ओनर है उससे भी तो पूछो कि जिस फैक्ट्री का बिल 6 लाख रुपए आता था, आज 57 लाख रुपए आ रहे हैं, कहां से देंगे वो, बताइए। मतलब है कि इतने बिल बढ़ा दिए आप लोगों ने, तो कोई कारोबार तो रहे नहीं है। कॉस्ट इतनी बढ़ गई है हर चीज की, जो भी चीज साबुन तैयार हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो रही है। हमने आज तक कोई ऐसी इंडस्ट्री तैयार की है कि जो पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान की मसनूआत से तैयार चले, खुद तैयार करें, मेड इन पाकिस्तान नहीं हुई ना। हमने कोई भी आइटम बना रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर हमें कोई ना कोई इंपोर्टेड आइटम चाहिए। कपड़े, हम ज्यादातर जो हमारे अपने कपड़े से वाबस्ता लोग हैं वो चाइना से इंपोर्ट करके कपड़े बेचते हैं। नहीं, चाइना से भी आते हैं, यहाँ पाकिस्तान से। अब चाइना से जो आ रहे हैं कपड़े, अभी भी जो चाइना से और दूसरी से आ रहे हैं, स्मगल शुदा कपड़े। हाँ जी, स्मगल शुदा कपड़े। नहीं, स्मगल भी है, ड्यूटी पेड भी होते हैं। स्मगलिंग कौन सा रुक गई है? किसी चीज की रुकी है? स्मगल शुदा कपड़े। जब चीफ साहब शुरू में आए उस टाइम तो स्मगलिंग रुकी थी, हर चीज की रुकी थी। जो ईरान से डीजल पेट्रोल आ रहा था वो भी रुक गया था, जो बाकी चीजें आ रही थी वो भी रुक गई थी। खैर से फिर दोबारा शुरू हो गई, कपड़े आ रहे हैं दोबारा। मेरा ख्याल है स्मगलिंग जो है ये रुक नहीं सकती, कम हो जाती है, रुकती नहीं है। जी शरीफ अहमद साहब, आप एक ताजिर हैं। मैं पहले एक बात आपकी कैरी ऑन करता हूँ। देखिए, 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती ना, बिल्कुल, ऐसे ताजिर भी बराबर नहीं होते। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ ताजिर होते हैं जो कि स्टॉक करते हैं। देखिए, जब चीनी का जखीरा, जब चीनी के ऊपर आपने देखा होगा गोदामों के ऊपर जब रेट वगैरह हुई तो कितना स्टॉक निकला। तो ये दुकानदारी होता था, सस्ता उठाते थे, जब रेट बढ़ाते अपनी मर्जी से मार्केट से शॉर्ट करते थे, अपनी मर्जी से बेचते थे। चीनी पे सट्टा कौन खेलता? तो सर चीनी पे सट्टा हुआ, मैं अपना तेल पे सट्टा हो रहा है, आप देखिए ऐसे काफी चीजों में सट्टा हो रहा है। आपके असेंबली में बैठे हैं सारे जी। खैर मेरा, अच्छा ये देखिए, ये रऊफ इब्राहिम साहब के साथ बड़ा काम किया। अच्छा, ये एक चीज हो गई। अच्छा, दूसरी बात का भी मैं एक जवाब दे दूं, वो ये ज्यादा बेहतर बताया। हाँ। एक और बात का मैं जवाब दे दूं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात करी थी। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले बात करी कि क्या कर रहे हैं जुबैर मोतीवाला साहब। तो रऊफ मैंने नहीं, रऊफ भाई ने उनका जवाब दिया। मैंने कहा कि आपके जो ताजरान है, बड़े लीडर हैं, वो अपने मफाद के लिए काम करते हैं। सही है, ये उनके अपने लोग कहते हैं। अच्छा, मैं अभी इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखें, जब हमारे ऊपर फिक्स टैक्स आया था 6,000 रुपए का, आया था नहीं, आया हुआ है, ठीक है। जब फिक्स टैक्स 6,000 रुपए का आ गया था, उस टाइम पे किसने आवाज उठाई थी हमारे साथ मिलके? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वो काम करा के दिया था। जब हमारा एलसी का मसला आया था, एक सेकंड सर, एक प्रेस रिलीज शाये कर दी सर। मुझे एक पहले कंप्लीट करने देते, बात मुझे कंप्लीट करने देते सर, मुझे एक बात कंप्लीट करने देते हैं।
इसके बाद हमारे एलसीज के मसले हुए तो किसने मसला हल करवा के दिया था? कराची अरे चैम्बर मेरे ऑफ भाई, कॉमर्स ये मेरी बात भी सुन लें आप। देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। अगर ये इस तरह बात हो रही है कि जब उसकी चमचागिरी करनी है तो हमने क्या करना है फिर? ये चमचागिरी की बात ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते फिर। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें हमारा काम है, एक हमें उसके ऊपर पसंद करना पड़ेगा। अगर आप हकीकत पसंद नहीं बनेंगे अगर तो रियलिटी में जाना पड़ेगा। जिन्होंने- जब मराते उठाने वाले दो जगह तनख्वाह लेने वाले डीएमके के चेयरमैन है, फिर बात कर रहे हैं कराची चैम्बर ये कर रहा है। नहीं, देखिए मैं एक बात बैठ जाए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपने अरे आप खुद ने बैठ वहाँ पे जाए, बैठ मैं के नहीं कर अपने सकता। लोगों को उसके साथ अरे शमूलियत आप करवाई, बैठ आपने जाए। खुद ने वहाँ पे बयान जारी किया था। ये बकवास करता है खाली। नहीं, बात बकवास की नहीं है, जो मेजोरिटी बात करूंगा वो तो करूंगा ना बकवास सर। है। ये बकवास किस चीज की है? यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक वफा लेते हैं, वफा दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम पर नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कब्ल थोड़ी सी गर्मा गर्मी तो हो ही जाती है। लाजमी सी बात है कि हर इंसान की अपने एक व्यूज़ होते हैं और अपने एक ख्यालात होते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा भी दोनों हजरात से, कैमरे में बैठे हुए जो देख रहे हैं उनसे भी होती है कि थोड़ा सा मतलब कि बर्दाश्त का कुव्वत जो है साबित करें। बर्दाश्त करें कि अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है या आपको तनकीद कर रहा है तो आप उसका जवाब दे दें। थोड़ा सा ये है कि सब्र का मुजाहिर करें। राना साहब, मैंने जो इस सवाल बात इनसे की थी, आप खुद ये बात करें कि क्या हमारे तमाम ताजिरों में इत्तेहाद है कि वो हुकूमत से इन मामलात के हवाले से गुफ्तगू कर सकें? मैं एक बात कहूँ आपको, मेरे दोनों बड़े मोहतरम हैं। सर मेरे भी मोहतरम है। अच्छा, इत्तेहाद का मुजाहरा तो आपने यहीं देख लिया है। तो अब आप यहाँ 3 बंदों में इत्तेहाद नहीं है, हाँ। तो बाहर आप इतनी बड़ी तंजीम कराची के और पूरे पाकिस्तान के ताजर बरादरी का इत्तेहाद हो सकता है। तो यही हाल बाहर भी है हमारा, जो हाल स्टूडियो के अंदर है ये बाहर है। और मेरी अपनी ताजर बरादरी से एक हाथ जोड़ के दरख्वास्त है बिल्कुल कि मतलब है कि इसे इत्तेहाद ही होना चाहिए। जब तक हमारा इत्तेहाद नहीं होगा तो हम जिस बात के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, तो वो बात भी बेमकसद है। फिर इसका मकसद है कि हम यहाँ पे टीवी पे कैमरे में आने के लिए तो आ गए हैं, तो जो असल बात, जहाँ जो बात हमने पहुँचानी है, इतने बड़े चैनल पे बैठे हैं हम लोग और जिस मकसद के लिए बैठे हैं वो मकसद ख़त्म हो जाता है। तो ये मुनासिब नहीं है। मैं दोनों अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तहम्मुल का मुजाहरा करें और इस प्रोग्राम को आगे चलने दें, और जो असल बात है, जिस मकसद के लिए यहाँ हमें बुलाया गया है, और वो बयान किया जाए, ताकि हम अपनी सोच के मुताबिक अपना मैसेज जो है अपने सुनने वालों को दे दें। तो भाई कूल बात यह है कि हमें एंडिंग पे तो जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ एंडिंग कर दूं इस प्रोग्राम को। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे और आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, चंद तजावीज़ जो हमें लेनी पड़ती है, ताजिर तंजीमों को, स्टेक होल्डरों को शामिल करते, जाहिर सी बात आज भी बोलूंगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़ा इदारा है। इसके बाद फेडरेशन है, वो उनको भी काम करना चाहिए और उनको सामने खड़ा रहना चाहिए। आज ये इस्लामाबाद बैठे हैं सारे। देखिए मेरी बात सुने, उनको ये कहना चाहिए कि यार ये पब्लिक का इशू है, पानी नहीं, बिजली नहीं, जिसका कोई चीज पुरसान हाल नहीं, हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिया है, ये टेक्सटाइल बंद, ये कब तक चलेगा? ये बेरोजगारी कब तक चलेगी? या आप ऐसे दिहाड़ीदार मजदूरी देख लें कि वो 8-8 दिन तक दिहाड़ी नहीं कमा रहे हैं भाई, क्योंकि आप ये देख लें डेवलपर जितने बिल्डर हैं, आप उनके प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, सीमेंट का भाव बढ़ गया है, हर चीज का भाव बढ़ गया, सरिया का भाव बढ़ गया है, सरिया और टैक्सेस भी लग गए हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें मुत्तहद होकर जो है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, दरमियाने हो, मुत्तहद होकर हमें आवाज निकालनी चाहिए। जी राना साहब। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि हम जिस बजट के ऊपर मातम कर रहे हैं, ये पहला बजट है जिस पे हुकूमती वज़रा, हुकूमती अरकान खुद तनकीद कर रहा है। अच्छा, मतलब है कि हुकूमती पार्टी के लोग, हाँ। आप इत्तेहादी पार्टियों को देख लो, पीपल पार्टी को देख लो, MQM को देख लो, जो इस टाइम हुकूमत के साथ दे रही हैं और बजट पास भी करवा रही हैं और साथ मातम भी कर रही हैं। ये कैसा बजट है जिसमें ना वजीर आजम मुतमिन है, ना हमारी पार्लियामेंट मुतमिन है, ना यहाँ की आवाम मुतमिन है। तो ऐसे लगता है कि हम जो है यरमाल हो गए हैं।
देखें इस वक्त ये पोजीशन है कि जिसकी दुकान का किराया 15,000 रुपए है, वो 25,000 रुपए बिल पड़ रहा है। ठीक है, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को फौरी रिलीफ देने के लिए इमरजेंसी नाफिज करके 6 महीने टैक्स फ्री कर देना चाहिए। बिजली के बिलों के ऊपर लोगों को रिलीफ देना चाहिए। और मैं एक और भी बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ताजिर बिरादरी, कुछ ताजिर बिरादरी जो अच्छे लोग हैं वो आपस में एक हैं। कुछ लोगों को जो हमसे नाराज हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे हम। और मेरी खुद की कल ज़ाती मीटिंग हुई है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से। वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों का बताया कि हमारी क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस चीज़ों पे उनकी बात चल रही है। देखिए, एक चीज़ उनकी बात चल रही होती है तो हम जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उन्होंने जब ये बजट आया उसको मुस्तरद ही कर दिया है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी, उस पर भी उनकी वर्किंग चल रही है और हम इंशाल्लाह उनके साथ काम कर रहे हैं। और जुबैर भाई की क़यादत के अंदर एक अच्छी चीज़ आप देखेंगे, बात ये है कि अच्छा इंप्लीमेंट होगा। हमें सबसे बड़ी बात चाहिए कि हमें इत्तेहाद है, और जो भी बात आज हुई इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हमें इत्तेहाद नहीं है। सारे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे तमाम यही लोग बैठे हुए होते हैं, यही खड़े हुए होते हैं, यही मुजाहरा कर रहे होते हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ताजिर अपने मसाइल और उसके हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। बिलाल हसन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उसका अल्लाह हाफ़िज़।